रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन होता है क्योंकि आज नंदिनी ने अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। आज नंदिनी का इसरो में दी गई परीक्षा का रिजल्ट आना था और नंदिनी को अपने रिजल्ट आने का ही इंतजार था। कुछ देर बाद नंदिनी का रिजल्ट आता है और पता चलता है कि नंदिनी इस बार भी फेल हो गई है। जब ये बात नंदिनी की सास गरिमा को पता चलती है, बहू तू रहने दे, पायलट बनना तेरे बस की नहीं है। कुछ नहीं, 4 बार तो कोशिश कर चुकी है, अब तक तेरा एक बार में भी नाम नहीं आया और कितनी बार तुझे मेरी नाक कटवानी है। माँ जी, आज मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं कहाँ मेरी कोशिश में कमी रह गई और बस फिर मेरा नाम ही नहीं आया। लेकिन आप देखना, अब मैं इतनी मेहनत करूंगी कि अब की बार तो मैं साइंटिस्ट जरूर बनूंगी। इतनी आगे आने के बाद अब मैं वापस पीछे नहीं जाना चाहती हूँ माँ जी। अरे तू आगे गई होती तो मुझे गर्व भी होता, लेकिन तू तो खुद पीछे हटती जा रही है। साथ में हम सबका सर भी शर्म से झुका रही है। बस अब बहुत कर लिया तूने ये सब, अब और नहीं। माँ जी, अगर आप ही मुझे ऐसा कहेंगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा। आप तो मुझे देख ही रही है ना कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। दिन रात बस मैंने इसरो जाने का सपना ही देखा है। तू सपनों में बन गई जो बनना था तुझे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में तो तू बस मेरे घर की बहू है और अब तू अपना बहू होने का फर्ज ही निभाएगी और मैं अब तेरी मनमानी चलने नहीं दूंगी। माँ जी, मैंने इतनी कोशिश की है अब तक और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी ही कोशिश में कोई चूक रह गई होगी। तभी मैं ये कह रही हूँ कि मैं अब कोई चूक करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ूंगी। गरिमा अपनी बहू को सुना ही रही होती है, तभी वहाँ पर गरिमा की पड़ोसन माला आ जाती है। अरे क्या हुआ गरिमा, तेरी बहू का हवाई जहाज उड़ा या इस बार भी हमेशा की तरह डूब गया? होना क्या है माला, हर बार की तरह इस बार भी बहू का नाम नहीं आया। अरे मैं तो यही बोल रही हूँ बहू से कि ये सब बहू के बस की बात नहीं है, छोड़ दे ये सब और अब अपने परिवार पर ध्यान दे ले। हाँ नंदिनी, तेरी सास सही कह रही है। देख, इतनी बार तो तू कोशिश कर ही चुकी है और अब तक एक भी बार तेरा नाम नहीं आया और ना ही इसरो से बुलावा आया है तुझे। तो अब ये सब छोड़ और परिवार पर ध्यान दे। खुद को देख, शादी को 6 साल होने को आए हैं और अब तक एक भी बच्चा नहीं हुआ तेरा। आप लोग ये क्या कहना चाहते हो कि मैं अपने सपनों का गला अपने हाथों से ही घोट दूं? मैं अपने सपनों के लिए जीना चाहती हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बहू, अब तक तूने अपने ससुराल के लिए कुछ किया ही नहीं है और तू ये बोल रही है कि देश के लिए तू करेगी। देख, तुझे जो भी करना था ना वो सब तू कर चुकी है और अब कुछ मत कर। आई बात समझ में? नंदिनी को इसरो में जाना था, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी जब नंदिनी फेल हो रही थी तो ये सब देखकर नंदिनी की सास ने उसका साथ देने से मना कर दिया और अब घर संभालने को ही कह दिया था। लेकिन नंदिनी हार मानने वालों में से नहीं थी और अब भी दिन रात पढ़ाई करती रही, रिसर्च करती रही। एक रात नंदिनी आधी रात को कंप्यूटर पर कुछ देख रही होती है कि तभी नंदिनी के पति देव की आंख खुलती है। अरे नंदिनी, तुम आधी रात को क्या कर रही हो यार? देव, तुम्हें तो पता ही है कि भारत के लिए ये चंद्रयान मिशन कितना बड़ा है और मैं भी इसमें अपना पूरा योगदान देना चाहती हूँ। बस मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी इसरो में जाऊँ। तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तुम बेकार की जिद छोड़ दो। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ तुम्हारा पति इतना अच्छा कमाता है, इतना बड़ा घर है, फिर तुम ये फालतू का फितूर क्यों सर पर लेकर घूम रही हो? ये कोई फालतू का फितूर नहीं है देव, ये मेरा सपना है। तुम्हें तो सब पता है देव, फिर भी तुम माँ जी की तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? तुम्हें भी यही लगता है कि मुझसे नहीं होगा? नंदिनी, तुम समझ नहीं रही हो। यहाँ बात ये नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, बल्कि बात ये है कि तुम इन सब चीजों में क्यों पड़ रही हो। ये फालतू की चीजें हैं, अपने परिवार पर ध्यान दो। बस मुझे थोड़ा और समय दो। यहाँ भारत का चंद्रयान मिशन फेल होने के बाद भी तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैं कैसे हार मान लूं? और बस कुछ समय दे दो मुझे, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी। नंदिनी पायलट बनने के आगे अब किसी की नहीं सुनने वाली थी। कड़ी मेहनत से नंदिनी अब चंद्रयान 3 का हिस्सा बन गई थी। मिशन चंद्रयान की टीम में छोटा सा ही सही, लेकिन अब नंदिनी का भी हिस्सा था। नंदिनी अब हर रोज इसरो के ऑफिस जाती और चंद्रयान मिशन में लग जाती। कुछ दिनों बाद नंदिनी इसरो में काम कर रही थी कि तभी नंदिनी की सीनियर मैडम आती है। नंदिनी, तुम्हें चंद्रयान मिशन से शिफ्ट करके दूसरे मिशन में भेजा जा रहा है।
अब से तुम अपने मिशन के लिए काम करोगी और जो तुम्हारे पास पेपर वर्क है वो तुम मुझे हैंड ओवर कर देना। लेकिन मैडम, अचानक से क्या हो गया? अब तक तो मैं भी चंद्रयान 3 में थी ना, और अचानक से आप मुझे इतने बड़े मिशन से निकाल रही हो। किसी ने कुछ कहा है आपको? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस तुम ये वर्क ठीक से नहीं कर पा रही हो और इतने बड़े मिशन में मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, इसलिए तुम अब इस मिशन का हिस्सा नहीं हो। मैडम, लेकिन बताइए तो कि मुझसे गलती क्या हुई है। अगर आप बताएंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। और आप चिंता मत कीजिए, मैं अब आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं नंदिनी, हम इस चंद्रयान मिशन में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हारे और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मिशन में काम ना करो। मैडम प्लीज, मुझे इस मिशन से मत निकालिए। अगर आप बोलेंगी तो मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैं यही इस मिशन में आप सब लोगों के आसपास रहना चाहती हूँ। चंद्रयान मिशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। नंदिनी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये इसरो है, ना कि तुम्हारा मोहल्ला, कि बस देखने के लिए मैं तुम्हें यहाँ खड़ी रहने दूं। और अभी तुमने ही बोला ना कि तुम्हारे लिए चंद्रयान बहुत जरूरी है, तो अब हमें हमारा काम करने दो। मैडम, मैं बस आप लोगों के सपोर्ट के लिए ही तो कह रही हूँ ना। मैं बस थोड़ा बहुत आप लोगों का सपोर्ट कर दूंगी, छोटा मोटा काम कर लूंगी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। नंदिनी बार बार अपनी मैडम के आगे हाथ पैर जोड़ रही थी चंद्रयान मिशन में रहने के लिए, और ये सब देखकर नंदिनी की मैडम भी मान जाती है। अब नंदिनी चंद्रयान की टीम के साथ लग जाती है और जितना हो सकता है सबकी उतनी मदद करती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन चंद्रयान मिशन शुरू होता है। इसरो की तरफ से अब भारत का रॉकेट चांद की तरफ भेजा जाता है। चंद्रयान के दौरान हर तरफ टेंशन का माहौल रहता है। हर कोई बस चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग की मनोकामना करता है। जब वो आखिरी दिन आ जाता है जिस दिन चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग होती है, सब इंतजार में होते हैं, लेकिन तभी चंद्रयान 3 के हेड की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उस वक्त वहां कोई भी नहीं था जो चंद्रयान 3 को लीड कर सके। ये सब देखकर पूरा देश टेंशन में आ जाता है। नंदिनी अपनी मैडम के पास जाती है। मैडम, मैंने हमारे सर को इतने टाइम से अच्छे से ऑब्जर्व किया है। हम इस हालात में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि अब मैं ये संभाल सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या नंदिनी? यहाँ इतना टेंशन का माहौल चल रहा है, सभी देशों की नजर हमारे ऊपर है, पर इस समय तुम फालतू की बकवास किए जा रही हो। मैं कोई फालतू की बकवास नहीं कर रही हूँ। इस गंभीर हालात में मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी मुझसे बेहतर चंद्रयान को संभाल सकता है। मैडम नंदिनी की बात को सुनने से भी मना कर देती है, लेकिन इसरो के हेड ने नंदिनी का साथ दिया और आखिरकार 23 अगस्त को करीब शाम 6 बजे चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है और नंदिनी की सास टीवी पर न्यूज देखकर अपना सर गर्व से ऊंचा कर लेती है। आखिर मेरी बहू पायलट बन ही गई, चंद्रयान को चांद से मिलवा ही दिया। गोल मटोल गोलावती अपने बेटे गौतम के रिश्ते के लिए पूरे परिवार के साथ लड़के वालों के घर पहुंचती है, जहां लड़की की मां इमरती सभी के हट्टे कट्टे शरीर को देखकर हैरान रह जाती है और हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे को देखकर मन में कहती है, हाय दैया, ये किन पहलवानों के घर से रिश्ता आया है मेरी कोमल के लिए। अभी इनको कप में चाय दूं या बाल्टी में? अरे बहन जी, क्या सोचने लगी? चाय रख दो, ठंडी हो जाएगी वरना। हाँ, कांता बहन ने बताया था आपके परिवार के बारे में। बहुत नाम है आपके परिवार का, खुद की कंपनी भी है। हाँ बहन जी, बिल्कुल ऊंचे और खाते पीते खानदान से हैं। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। अब अपने गौतम बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की नहीं मिली, बल्कि हमें ही कोई पसंद नहीं आई। अब देखिए, हम खाते पीते हट्टे कट्टे लोग, तो बहू भी थोड़ी हट्टी कट्टी ही होनी चाहिए ना। फिर तो मेरी कोमल का रिश्ता यहाँ होने से रहा, क्योंकि कहाँ वो और कहाँ ये। बहन जी, अभी बिटिया को बुला लीजिए। माँ पापा देखो, लड़की जैसी भी हो हाँ कर देना। वैसे ही लड़कियाँ मुझे छोटा हाथी कहकर नापसंद कर देती हैं। गौतम बोल ही रहा था कि तभी इमरती अपनी बेटी कोमल को लिए वहां आती है। पतली दुबली कोमल को देखकर लड़के वाले उसे घूरने लगते हैं। इसीलिए नहीं कि वो खूबसूरत थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही पतली थी। तभी गोला देवी कहती है, यही आपकी बेटी कोमल है? जी बहन जी, वो क्या है ना, कुछ दिनों पहले थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इसका वजन घट गया थोड़ा। थोड़ा घटा है?
हमें तो लग रहा है थोड़ा ही बचा है। अरे वजन में क्या रखा है, इंसान का व्यवहार ठीक होना चाहिए। आप खड़ी क्यों हैं कोमल जी, बैठ जाइए। जी मेरा भी यही मानना है। कुछ देर दोनों पक्षों में बातचीत होती है और सभी लड़का लड़की के फैसले का इंतजार करते हैं। तभी कोमल कहती है, माँ मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। पक्का ना बेटी, तू इस मोटे ससुराल में रह तो पाएगी ना? माँ अभी मैं पतली हूँ तो क्या ससुराल भी पतले लोगों का ही मिलेगा? देखो मेरा रिश्ता हो रहा है ना, वही बहुत है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है माँ पापा। बेटा एक बार फिर सोच ले, जहाँ इतने रिश्ते देखे हैं वहाँ 2-4 रिश्ते और देखने में मेहनत कर लेंगे। अरे पापा सारी उम्र क्या रिश्ते ही देखता रहूंगा, अभी मेरी शादी हो जाए बस, मुझे लड़की पसंद है। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेती माँ जी। गौतम और कोमल की हाँ कहते ही दोनों परिवार वाले एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और कुछ ही समय में दोनों की शादी का दिन आता है। दोनों मंडप में आते हैं और शादी की रस्मों के लिए गौतम वेदी पर बैठता है, तो वेदी उसके मुकाबले छोटी होने के कारण वो आधा जमीन की तरफ तो आधा वेदी पर बैठा हुआ था। तभी वो कहता है, सासू माँ वेदी थोड़ी छोटी नहीं है? बेटा वेदी तो इतनी ही होती है ना, तुम ही कुछ ज्यादा फैले हुए हो। अरे बेटा तो एक काम कर, दोनों वेदी पर तू ही बैठ जा, बहू तो पतली सी है, एडजस्ट कर लेगी, क्यों समधन जी? अरे पतली है तो क्या, दूल्हे की गोद में बैठ जाए दुल्हन। कुछ ही देर में पूरे विधि विधान के साथ गौतम और कोमल की शादी हो जाती है और वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। और इस तरह पतली कमसिन कोमल अपने मोटे ससुराल में गृह प्रवेश की रस्म कर कदम रखती है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। एक रोज नाश्ते के समय गुल्लू लाल कोमल से कहता है, बहू जरा मक्खन लगाकर 2 पराठे और देना। 2 पराठे और ससुर जी? अभी तो आपने 4 खाए हैं। देखिए सादा खाने से आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। अरे बहू इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तू अपनी बोल कि तुझे ज्यादा पराठे बनाने तो भारी नहीं पड़ रहे ना। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? माना मैं खाती कम हूँ लेकिन काम में काम चोरी नहीं करती। ये लीजिए ससुर जी पराठे। अच्छा बहू मैं कह रही थी जल्दी से तैयार हो जा, आज तुम दोनों को मंदिर जाना है भगवान और पुजारी जी का आशीर्वाद लेने। हाँ सासू माँ, बस मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही देर में तीनों कार में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ विशेष आरती और पूजा करके दोनों पुजारी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर गौतम वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर लौटते हुए रास्ते में उन्हें उसके मोहल्ले में रहने वाली सुमति मिलती है, तो दोनों सास बहू को देखकर वो कहती है, कैसी है गोलावती, और ये सूखी सी लकड़ी कौन है तेरे साथ? सूखी लकड़ी नहीं, मैं इनकी बहू कोमल हूँ आंटी। अच्छा तो ये है तेरी बहू। वो मैं मुंह दिखाई में आई नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं, पर अब पता चल रहा है कि मोहल्ले की औरतें वो बात क्यों कह रही थी। बात? कैसी बात? वही कि पतली बहू का मोटा ससुराल, मतलब अब ससुराल वाले इतने खाते पीते मोटे हट्टे खाटे हैं, लेकिन बहू झाड़ू की सीख से ले आए। अरे तो मेरी बहू हमेशा ऐसी पतली सुकड़ी थोड़ी रहेगी। अरे वो भी खाते पीते घर की बहू है। हाँ वो तो है ही, मैं तो बस वही बता रही थी जो लोग कह रहे थे। चलो चलती हूँ मैं। तुम दोनों सास बहू को देखकर याद आ गया कि मुझे कद्दू और ग्वार फली लेने बाजार जाना है। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने रास्ते निकल जाती है। तभी गोलावती अपना सर खुजाते हुए कहती है, हमें देखकर इसे सब्जी की याद क्यों आई और ये हंसकर क्यों गई? मोटा शरीर और उससे भी मोटी बुद्धि। हंस कर नहीं, आपको कद्दू और मुझे गवार फली कहकर मजाक बनाकर गई है हम सास बहू का। चलिए अब। तभी सास बहू अपने घर चली जाती है। समय बीतता है। धीरे धीरे कोमल भी अपने ससुराल के माहौल में ढल जाती है। एक रोज गौतम अपने शर्ट के बटन लगा रहा था, लेकिन उसके मोटापे के कारण वो एक बटन लगाता तो दूसरा खुल जाता। तभी कोमल नाश्ता लेकर वहाँ आती है और उसका ये हाल देखकर कहती है, बस अब यही तो होगा, मोटापे के कारण कपड़े भी शरीर पर रुकने को राजी नहीं है। कितनी बार कहा है, मैं मोटा नहीं हूँ, बस खाते पीते घर का हूँ। बस अभी मुझे मत सिखाओ। खाते पीते होने का मतलब ये नहीं कि खा पी कर फूलते ही रहो। बताओ, अब तो तुम्हें डबल एक्सेल शर्ट भी छोटी हो रही है। देखो मेरी मानो बढ़ता वजन बीमारियां लाता है। हाँ समझ गया, अभी नाश्ता कर लूँ? जी नहीं, ये नाश्ता मैं अपने लिए लाई हूँ। आप तो आज बिना नाश्ते के ही जाओ। अरे कोमल सुनो तो। अरे कोमल नाश्ता वापस लेकर वहाँ से चली जाती है और ना सिर्फ गौतम को बल्कि अपने सास ससुर को भी वो यही सलाह दिया करती थी, लेकिन सभी उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते। एक रोज
संडे के दिन दोपहर के खाने में कोमल सबके लिए खिचड़ी बनाकर रखती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे ये तूने अपना खाना हम सबको क्यों परोस दिया बहू? हाँ बहू, ये खिचड़ी विचड़ी में कोई स्वाद नहीं होता। हाँ तो कभी कभी बिना स्वाद की चीजें भी खा लिया कीजिए, और खिचड़ी पौष्टिक होती है। अरे हमें नहीं भाती है खिचड़ी, और छुट्टी के दिन तो कुछ स्वादिष्ट बना देती बहू। आप कैसे लोग हैं, आप ही बताइए। अच्छा लगता है क्या जब लोग कहते हैं कि ये देखो, पतली बहू को मोटा ससुराल मिल गया, जहाँ इंसान नहीं एक छोटा हाथी और दो छोड़िए बहू तो कौन सी ठीक ठाक है? मेरा बेटा छोटा हाथी तो उसके सामने गिलहरी मालूम पड़ती है। बस कीजिए आप लोग। अरे क्या मोटा पतला लगा रखा है। कोमल, तुम्हें हमारी सेहत की फिक्र है, मानते हैं, लेकिन हम भी तो धीरे धीरे ही अपने खाने की आदत में कंट्रोल कर सकते हैं ना। इसलिए अपने इन मोटे ससुराल वालों को थोड़ा समय दो। हाँ बहू, और देख तू भी तो पतली है, लेकिन हमने कभी तुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं की ना। अब लोगों का क्या है, वो पतली बहू का मोटा ससुराल कहते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुझे अपने इस मोटे ससुराल में किसी बात की कमी नहीं है। ये तो आपने सही कहा ससुर जी। अपने पतलेपन को लेकर जितने ताने मैंने सुने हैं, वो सब मैं ससुराल आने के बाद भूल ही गई हूँ। यहाँ मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोगों ने मुझे पसंद किया। हाँ, तो इसी बात पर हम सब आज खिचड़ी का ही लंच करेंगे। तभी सब हंसने लगते हैं और एक साथ मिलकर खिचड़ी खाते हैं। और इस तरह कोमल अब अपने ससुराल वालों की खुशियों पर ज्यादा ध्यान देती, ना कि लोगों की बातों पर। संजना बेंगलोर में एक बहुत बड़ी कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर थी, तो उसका पति आकाश दूसरे शहर में जॉब करता था। जॉब के कारण दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे और शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरे का दीदार वीडियो कॉल पर ही करते थे। लेकिन 2 साल बाद संजना अपने काम से एक लंबी लीव लेकर सीधा आकाश के घर जाती है और घर का दरवाजा खुला देखकर वो अंदर जाती है तो देखती है कि आकाश एक औरत को बड़े ही प्यार से शॉल उड़ा रहा है। तभी संजना चिल्लाकर कहती है, आकाश, कौन है ये औरत? आकाश संजना को अचानक वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और उस शॉल को उस औरत की तरफ फेंकते हुए कहता है, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, ये पुरानी शॉल रख लो। संजना बेबी, तुम यहाँ अचानक आने से पहले बता तो देती। बता देती तो तुम्हारा ये शॉल वाला रोमांस कैसे देख पाती? हाँ, कौन है ये? बताओ कौन है ये? ये वो यहाँ काम करती है। काम? कैसा काम? अरे घर का अपना ये होता है ना, झाड़ू कटका, बस वही। तुम्हारा मतलब ये काम वाली है? काम वाली? मैं? हाँ, मैं काम वाली। और वो आकाश जी तो मुझे बस पुरानी शॉल दे रहे थे, वो मौसम बदल रहा है ना इसीलिए। ओह, मैं तो खामा ही गलत सोच रही थी। सॉरी आकाश, तुम्हारे आसपास अपने अलावा किसी और को देखती हूँ तो शक हो ही जाता है। कोई बात नहीं, अब बीवी शक नहीं करेगी तो क्या सौतन शक करेगी। अच्छा, तुम थक गई होगी, कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा बैग ले आता हूँ। हाँ, थकावट तो बहुत हो रही है। अच्छा काम वाली, अरे तुम्हें ही आवाज लगा रही हूँ, आधे घंटे में बढ़िया सी चाय ले आना। कौन, मैं? नहीं, तुम्हारी आत्मा। संजना कमरे में चली जाती है तो चांदनी वो शॉल उतारकर आकाश के मुंह पर फेंकते हुए कहती है, मैं काम वाली? पत्नी के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन गए तुम। हाँ रुको, अभी ना उसे जाकर सच्चाई बताती हूँ कि मैं काम वाली नहीं, सौतन हूँ उसकी। धीरे बोलो चांदनी, और ऐसी पागलपंती मत करो। उसे सच्चाई पता चली तो खुद को मारने से पहले हमारा कत्ल कर देगी। देखो कुछ दिन की बात है, ये कुछ दिनों में वापस अपनी जॉब करने चली जाएगी, तब तक संभाल लो बस, प्लीज बेबी। लेकिन प्लीज यार, तभी हम दोनों साथ रह पाएंगे। आकाश के कहने पर चांदनी संजना से कुछ ना कहने का फैसला करती है। अगली सुबह जब संजना उठकर बालकनी में जाती है तो उसे ठंडी हवा के कारण अपने दोनों हाथों को सहलाने लगती है और वॉशरूम में नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख देती है। कुछ देर में वो टॉवल लेकर जैसे ही बाथरूम में जा रही थी कि तभी उससे पहले चांदनी बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है तो संजना वहीं खड़ी होकर फोन चलाने लगती है और उससे 5 मिनट पहले बालों में टॉवल लपेटे चांदनी बाहर निकलती है तो संजना कहती है, क्या बात है, तुम नहाने गई थी या कपड़े चेंज करने? 5 मिनट भी नहीं लगाए तुमने नहाने में। हाँ, वो तो मैं नहाने में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करती ना। इतना कहकर वो फट से चली जाती है तो संजना बाथरूम में जाती है और देखती है कि जो पानी उसने बाल्टी में गर्म होने के लिए रखा था वो वैसा का वैसा रखा है
और वहाँ पर उस एक बाल्टी के अलावा कोई और बाल्टी नहीं है। तो संजना अपना सर खुजाते हुए कहती है, ये चांदनी हवा में नहा कर गई है क्या? गर्म पानी तो वैसे का वैसे ही पड़ा है और अभी तो शावर भी ठीक नहीं हुआ है और ये जल्दी बाथरूम से भी बाहर निकल गई थी। इसका मतलब ये सर्दी के चलते नहा ही नहीं है। बताओ कैसी सी है। खैर मुझे क्या करना, नहाए चाहे ना नहाए। संजना इतना तो जान जाती है कि चांदनी सर्दियों में ना नहाने वालों में से एक है, लेकिन वो ना नहाने वाली उसी की सौतन है, इस बात से वो अब तक अनजान थी। एक रोज संजना और आकाश नाश्ता कर रहे थे, तभी चांदनी भी बैठकर नाश्ता करने लगती है। तो संजना उसे टोकते हुए कहती है, अरे अरे, एक तो तुमने नाश्ता तैयार नहीं किया, ऊपर से हमें परोसने की जगह हमारे साथ ही खाने खाने बैठ गई तुम। रहने दो ना, देर से उठी होगी, छोड़ो अभी नाश्ता कर लो तुम। अच्छा, वैसे नाश्ता करने से पहले ये तो बता दो कि आज नहाई हो या नहीं। मैं हाँ बिल्कुल संजना जी, मैं नहा कर ही नाश्ता करती हूँ हमेशा। झूठी, एक नंबर की झूठी है। आकाश, जब से मौसम ठंडा हुआ है ना, तब से ये नहा नहीं रही है। पता नहीं बिना नहाए कैसे रह लेती है। ये क्या बोले जा रही हो, वो रोज नहाती है। अच्छा जी, तुम्हें बड़ा पता है। तुम ना किसी को भी काम पर रखने से पहले ना थोड़ा जांच परख लिया करो। अरे अब काम पर रखने से पहले नहाने न नहाने के बारे में पूछना होता है क्या? वैसे संजना जी, आप वापस कब जा रही हैं? कभी नहीं। और वैसे तुम्हें क्या करना है जानकर? कुछ नहीं, मैं रसोई से पानी लेकर आती हूँ। तभी चांदनी जाते जाते आकाश को इशारा कर रसोई में आने को कहती है। कुछ देर में कुछ बहाना बनाकर वो रसोई में आता है तो चांदनी हाथ में पकड़ा बेलन लेकर उसके सर पर मारते हुए कहती है, कब जाएगी ये चुड़ैल? देखो अपनी ही सौतन से मैं जी जी कहकर और बात नहीं कर सकती हूँ। शांत हो जाओ यार, मैं कुछ करता हूँ ना। ये बेलन नीचे करो, लेकिन पहले ये बताओ वो ऐसा क्यों कह रही है कि तुम सर्दियों में नहाती नहीं हो? ऐसा है क्या? वो क्या बकवास कर रहे हो? अरे हम लड़कियां सर्दियां हो या गर्मी हमेशा नहाती हैं। मैं सर्दियों के डर से ना नहाने वालों में से नहीं हूँ। वही तो, बिना नहाए कोई ऐसे थोड़ी महक सकता है जैसे तुम महकती हो। कुछ समय दो बेबी, मैं कुछ सोचता हूँ। इतना कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है तो चांदनी अपनी कमर से छोटी सी परफ्यूम की बोतल निकालकर अपने ऊपर स्प्रे करके कहती है, अब ये क्या जाने कि बिना नहाए भी महका जा सकता है। यहाँ सर्दियों के मारे हाथ पैरों में अकड़न हो रही है, भला कौन ही नहाए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। चांदनी रोज बाथरूम में जाकर बिना नहाए बालों पर टॉवल लपेटकर कुछ ही देर में बाहर आ जाया करती। एक रोज जब आकाश और चांदनी एक दूसरे के बेहद करीब थे, तब संजना वहाँ आती है और दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर हैरान रह जाती है। और उसे देखकर आकाश जमीन पर बैठकर इधर उधर देखने लगता है। तभी संजना सोफे पर रखा तकिया उठाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, अरे गिरे हुए इंसान, और कितना गिरोगे? अब समझ में आ रहा है कि ये ना नहाने वाली कोई काम वाली नहीं बल्कि मेरी ही सौतन है। बताओ कब से चल रहा है ये सब? नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। ये वो बेशर्मी की भी हद होती है। सब कुछ सामने होते हुए भी झूठ बोल रहे हो। अरे चक्कर चलाने के लिए सर्दियों में ना नहाने वाली सौतन ही मिली थी तुम्हें। लानत है तुम पर। पता भी है 1 हफ्ता हो गया है इसे ना नहाए। चुप करो, मैं चाहे 1 हफ्ता ना नहाऊं या 1 महीना, तुम्हें इससे क्या करना है? जहाँ से आई हो ना वापस चली जाओ वहीं। उसकी बात सुनकर आकाश हैरान रह जाता है और कहता है, हे भगवान, मैं तो तुम्हें महकते फूलों का गुलदस्ता समझता था, पर तुम तो कागज का फूल निकली, वो भी सेंट छिड़का हुआ। तभी कभी तुम्हारे करीब आने पर मुझे खुजली क्यों होने लगती थी। दूर दूर रहना मुझसे आज के बाद। सही है, अब ना नहाने वाली सौतन लाए हो तो झेलना भी पड़ेगा। तो खुश रहो इसके साथ। मैं चली वापस बेंगलोर। ऐसा मत कहो संजना, पति हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो पति हो ना, तो 1 महीने के अंदर अंदर डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी, साइन कर देना। संजना अपना सामान पैक कर वहाँ से रवाना हो जाती है और आकाश सर खुजाता रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।